What is the wood? Wood is a hard and fibrous substance which forms a major part of trunk and branches of a tree. It can be defined as a natural polymeric material which practically does not age. That means वुड क्या है, सबसे पहले अपन को ये समझना है कि वुड क्या है। तो वुड क्या है, एक टफ एक फाइबरस सब्सटेंस है जो मेनली अपन को पेड़ों के जो अपने ट्रीज होते हैं उसके ट्रंक से या तो तने से या फिर उसकी ब्रांचेस से अपन को मिलती है। ठीक है, और ये एक पॉलीमरिक मटेरियल है जो प्रैक्टिकली जिसकी कोई एज नहीं होती है। तो फर्स्टली अब अपन पढ़ना चाहते हैं कि टिम्बर क्या होता है। तो टिम्बर एक वुड से ही प्रिपेयर्ड होता है। वुड प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन बिल्डिंग एंड कारपेंट्री, यानी कि जो वुड है, जो लकड़ी है, उसको अपन या तो बिल्डिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, फिर अपन कारपेंट्री वर्क के अंदर यदि यूज कर रहे हैं, एक तरह से इंजीनियरिंग बिहेवियर पे यदि अपन बात करें लकड़ी को, तो वो क्या कहलाता है, टिम्बर कहलाता है। टिम्बर इज यूज इंजीनियरिंग एक्टिविटी डेराइव्ड फ्रॉम ट्रीज दैट आर जनरली टू टाइप्स। और ट्रीज की अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले। ट्री के टाइप कौन कौन से होते हैं। फर्स्टली एक टाइप होता है इसका एक्सोजीनियस और सेकंड होता है एंडोजीनियस। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि एक्सोजीनियस ट्रीज क्या होते हैं। ऐसे ट्रीज जिसका जो ग्रोथ है, जो क्या हो, आउटर सरफेस पे हो, यानी बाहर की तरफ से यदि बढ़ता है कोई भी, ठीक है, तो वो ट्री अपना क्या कहलाता है, एक्सोजीनियस कहलाता है। वहीं से यदि उसके अंदर इनवर्ड ग्रोथ होती है, तो वो क्या कहलाता है अपना, वो एंडोजीनियस कहलाता है। अब एक्सोजीनियस को भी अपन टू पार्ट्स में डिवाइड किया करते हैं। एक होता है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स का मतलब होता है एवरग्रीन, ठीक है, जिसको सदाबहार जिसको अपन जानते हैं। तो कॉनिफर्स हो गया। कॉनिफर्स की जो अपन जो कॉनिफर जो ट्री है उससे जो वुड मिलती है वो सॉफ्ट होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि चिर हो गया, देवदार हो गया, पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं डिसीडियस ट्रीज, यानी कि जो एवरग्रीन नहीं होते हैं, जिसके अंदर पतझड़ के अंदर क्या होता है, इसके जो लीव्स हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, डिसीडियस ट्री कहलाते हैं। ये मेनली हार्डवुड होता है इसका, और इसका जो ब्रॉड टाइप का क्या होता है, लीफ होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, साल हो गया, टीक हो गया, ओक हो गया, बबूल हो गया, शीशम हो गया। तो ये सारे जो ट्री आते हैं वो अपने डिसीडियस ट्रीज के अंदर आते हैं, एक्सोजीनियस के अंदर। एंडोजीनियस की बात करते हैं जिसके अंदर से ग्रोथ हो, जैसे अपने देखा है बम्बू होता है, केन होता है, पाम होता है, ठीक है, आम होता है। ये सारे जो ट्री हैं वो अपनी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो अपनी एंडोजीनियस ट्री की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब इनके क्लासिफिकेशन को अपन मेनली ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी करना चाहें, जैसे अपन भाई ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना लॉन्ग लास्टिंग, यानी कितने एज तक वो सफिशियंट अपनी स्ट्रेंथ देता रहता है विदाउट किसी डिके या फिर फेलियर के, जो अपना स्पेसिमेन ड्यूरेबिलिटी दे देता है। टेस्ट स्पेसिमेन में सबसे पहले अपन 600 पे 550 फिर क्या करेंगे, अपन इसके पार्ट्स कर लेंगे, ठीक है, एक तरह से अपन एक सैंपल ले लेंगे और अपन उसकी फिर क्या ड्यूरेबिलिटी चेक करेंगे। यदि कोई ट्री जो हाई ड्यूरेबल है, हाई ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, उसकी जो एवरेज लाइफ है वो क्या हो, मोर देन 10 ईयर्स, यानी 10 साल से ज़्यादा तक वो क्या रहे, सुटेबल रहे कोई भी कंस्ट्रक्शन पर्पज से या फिर बिल्डिंग पर्पज से या फिर फर्नीचर पर्पज से, कारपेंट्री यूज से, तो अपना हाई ड्यूरेबल कहलाएगा। यदि किसी की ड्यूरेबिलिटी 5 to 10 ईयर्स है तो वो मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी कहलाती है। और यदि किसी की एवरेज लाइफ क्या हो, 5 ईयर्स से कम हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, लो ड्यूरेबिलिटी टिम्बर अपन उसको कहेंगे। नेक्स्ट, यदि इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग में यदि क्लासीफाई करना चाहूँ, तो इसके अंदर अपन क्या ग्रुप्स के अंदर पार्ट कर, जैसे ग्रुप है तो ग्रुप ए की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 12.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगी। ग्रुप बी की बात कर रहा हूँ तो उसका जो रेंज जो वेरी करेगा वो 9.8 किलोमीटर पर एम एम स्क्वायर से 12.5 किलोमीटर पर एम एम स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। वहीं अपन यदि ग्रुप सी की बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा, ठीक है, इसका वो क्या होगा, above 5.6 एंड बिलो 9.8 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी के ऊपर, यदि मोस्ट कॉमनली जो क्या होते हैं जिसका अपन जो कितना मिल रहा है एक ईयर के अंतर्गत अपन को, इतनी अवेलेबिलिटी जिसकी है, तो वो मोस्ट कॉमन हो जाएगा, कॉमनली मिल रहा है इतना है, ठीक है। कॉमन क्या हो गया, जिसकी रेंज अपनी 355 मीटर क्यूब से लेके 1450 मीटर क्यूब तक की रहेगी। जेड क्या होगा, जो बहुत लेस कॉमन है, कॉमनली नहीं मिल रहा है, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर अपन को मिलता है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, लेस कॉमन। तो एक्स वाई जेड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी भी अपन कर देते हैं। ये सारा जो डेटा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया है। नाउ अब देखो अपन बात कर रहे हैं टिम्बर की तीन कंडीशंस की बात। पहली कंडीशन जो होगी वो होगी स्टैंडिंग टिम्बर, सेकंड होगा रफ टिम्बर, और थर्ड इज कन्वर्टेड टिम्बर। अब कोई एक ट्री है वो अपनी क्या है, लिविंग कंडीशन के अंदर है, कोई भी ट्री लिविंग कंडीशन के अंदर होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, दैट इज ए स्टैंडिंग टिम्बर। नेक्स्ट अपन बात करें रफ टिम्बर, जब अपन ने क्या किया, उस ट्री को क्या कर दिया, कट कर दिया, फॉल डाउन करा दिया, ठीक है। तो जब अपन ने फॉलिंग करवा दी सीजन के अकॉर्डिंग किसी ट्री की, तो वो अपना कहलाएगा रफ टिम्बर। और वहीं इसको अपन जब एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर फाउंड्री वर्क के लिए सुटेबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, यानी उसकी
साउन कर लेते हैं, ठीक है। लॉक्स ऑफ टिम्बर साउन इनटू द प्लांक्स एंड पोस्ट। अब उसको प्लांक्स के अंतर्गत या फिर बोर्ड्स के अंतर्गत या फिर फाइबर्स के अंदर अपन ने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, कन्वर्टेड टिम्बर या फिर लंबर कहलाता है। तो ये ट्री की क्या होगी, तीन कंडीशंस हो गई, स्टैंडिंग टिम्बर, रफ टिम्बर, कन्वर्टेड टिम्बर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रीज की, जो अपन ने सबसे पहले बात की थी एक्सोजीनियस ट्री क्या होता है। दीज आर द ट्री ग्रो इन बल्क बाय इंक्रीजिंग द आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि सबसे पहले तो इसकी जो ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंतर्गत होगी। दिस ट्री नेवर शेड देयर लीव्स अंटिल देयर वंस आर ग्रोन, यानी कि एवरग्रीन की जब मैं बात, एक्सोजीनियस अपन ने दो पढ़े थे, एक तो क्या पढ़ा था, कॉनिफर पढ़ा था, ठीक है, और सेकंड क्या पढ़ा था अपने, एंडोजीनियस। तो यदि एवरग्रीन की मैं बात करूँ, कॉनिफर्स की बात करें, तो इसके जो लीव्स हैं वो कभी भी पूरी तरह से फॉल डाउन नहीं होती, यानी कोई लीव्स यदि इसके फॉल डाउन होंगे तो उससे पहले न्यू जो लीव्स हैं उसके अंतर्गत जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि थ्रू आउट द ईयर क्या होंगे, हमेशा ये हरे भरे रहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, दिस ट्री बियर कोन शेप फ्रूट एंड क्लास ऑफ ट्रीज नोन एज कॉनिफर। इनके अंदर जो भी फ्रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, कोनिकल शेप के आएंगे, इसलिए इसका नाम कॉनिफर ट्री भी बोला जाता है, एवरग्रीन को ही कॉनिफर बोला जाता है। इसके अंदर अपन बात करें, सर्कुलर रिंग्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल सेक्शन दैट आर एडेड ईच ईयर हैंस टर्म एज द एनुअल रिंग। देखो ये अपन को एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके अगर अपन को बहुत सारी रिंग्स दिख रही है, तो इसके अंदर क्या होता है, जब सबसे पहले इसमें बात करूँ अंडा, अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसके अंदर देखो हर ईयर में क्या हो रहा है कि एक रिंग ऐड होती जा रही है, ठीक है। और इसका जो ग्रोथ है वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ ही हो रहा है, तो इसलिए इसको आउटवर्ड बोलते हैं, कॉनिकल शेप का इसका फ्रूट होता है इसलिए कॉनिफर बोलते हैं। एवरग्रीन है, यानी थ्रू आउट द 12 ईयर्स, थ्रू आउट द 12 मंथ ऑफ द ईयर ये क्या हरे भरे रहते हैं। इसके अलावा इनका जो ग्रोथ है वो आउटवर्ड होगा, हर साल एक रिंग इसके ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो एक साल के अंदर एक रिंग आई तो एनुअल रिंग बोल देंगे। अपन को पता है कि एक साल के अंदर एक रिंग जनरेट होती है, तो अपन किसी भी ट्री की क्या एज निकाल सकते हैं ना भाई, 15 एनुअल रिंग जिसमें 50 ईयर एज हो गए, तो इसलिए अपन एनुअल रिंग की हेल्प से किसी भी पेड़ की या ट्री की अपन क्या एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं एक्सोजीनियस, ये सारे जो एग्जांपल अपन को देख रहे हैं वो एक्सोजीनियस के हैं, ठीक है। तो एक्सोजीनियस आर इंजीनियरिंग पर मोस्टली कम होता है इनका, सॉरी एक्सोजीनियस का ही तो होता है, ठीक है। एक्सोजीनियस की अपन पढ़ रहे थे, अभी एंडोजीनियस की अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली ड्राइव फ्रॉम दिस थ्री, कॉनिफर से अपन को नहीं मिलता है। दो टाइप में अपन डिवाइड किया, कॉनिफर किया, कॉनिफर की जो वुड होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट वुड होती है। वहीं अपन बात करेंगे डिसीडियस की, ठीक है। तो डिसीडियस की जो होगी वो क्या होगी, हार्ड होगी। अभी अपन ने जैसे पढ़ा कॉनिफर में क्या होगा, ट्रीज फॉर डिस्ट्रिक्ट एनुअल रिंग्स एंड डिस्ट्रिक्ट मेडुलर रेंज। तो अभी इसका स्ट्रक्चर अपन पढ़ने वाले, एनुअल रिंग जो होती है इसकी, एनुअल रिंग को क्या अभी अपन देखा था, ये तो इसकी क्या होगी, एनुअल रिंग्स होंगी, पर ईयर के अंदर एक एनुअल रिंग। इसके अलावा इसकी रेडियल डायरेक्शन के अंदर जो रेज होती है उनको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। क्या बोलते हैं भाई, मेडुलरी रेज, ये इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंतर्गत होती है, तो अपन बोलते हैं मेडुलरी रेज। तो इसके अंदर बता रहे हैं अपन कि जो एनुअल रिंग है वो तो डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट अलग अलग है, वो आपको इजीली शो हो जाएगी, बाकी मेडुलरी रेज आपको शो नहीं होंगे, ठीक है। कॉनिफर लाइट इन वेट होता है, कलर इसका लाइट होता है, सॉफ्ट वुड होती है, एग्जाम्पल अपन देख लिया चीड़, देवदार, पाइन, और तो ये सारे अपने क्या हो गए, कॉनिफर्स के अंतर्गत आ गए। फिर अपन बात करते हैं डिसीडियस की बात करते हैं, ठीक है। तो डिसीडियस के अंदर क्या होगा, ऐसे ट्री है जो जिनके बीच में क्या होंगे, एक लीफ तो क्या होंगे इसके ब्रॉड शेप्ड होंगे, बट अब ये सीजन के अंतर्गत जैसे अपना ये सीजन आएगा तो पतझड़ के टाइम में क्या हो जाएंगे, इनके पत्ते फॉल डाउन हो जाएंगे नए आने से पहले, ठीक है। तो दे शेड लीव्स इन ऑटोनम विद अगेन ग्रीन बैक इन स्प्रिंग, ठीक है। तो अपन ये बसंत ऋतु और इसके अकॉर्डिंग अपन क्या होता है, इसका वेरिएशन चलता रहता है, बसंत ऋतु और पतझड़, पतझड़ में पत्ते गिर जाएंगे, बसंत ऋतु में वापस से नए उसके ऊपर हो जाएंगे। इससे जो अपन को जो वुड प्राप्त होगी वो क्या होगी, हार्ड होगी, नॉन रिजिनियस होगी और डार्क इन कलर होगी, हैवी वेटेड होगी। और इसके अंदर जो एनुअल रिंग है वो इंडिस्टिंक्ट होंगे, यानी जो अपन की इस तरह की जो सर्कुलर रिंग्स थी वो तो क्या होंगी, इंडिस्टिंक्ट होंगी, और मेडल रेंज आपको आसानी से इसके अंदर शो हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो साल हो गया, टीक हो गया, ओक हो गया, बबूल हो गया, शीशम हो गया। मेनली जो इंजीनियरिंग पर्पज के लिए जो यूज किया जाता है वो डिसीडियस ट्री ही यूज किया जाता है, हार्डवुड का ट्री ही बेसिकली यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना टाइप था एंडोजीनियस, जिसके अंदर जो ग्रोथ क्या होती है, अब जैसे बम्बू है ये, ठीक है, जो पाम का ट्री है, तो इसके अंदर क्या होती है, जो ग्रोथ होती है क्या होती है, इनवर्ड डायरेक्शन की होती है, इसके अंदर फाइब्रेट मार्क्स होते हैं थ्रूआउट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होते हैं। इससे जो वुड मिलेगी ऑब्टेन मेनली वो लिमिटेड एप्लीकेशन है उसका, जैसे अपन शटरिंग के अंदर तो अपन यूज करते ही हैं, ठीक है। तो इस तरह के बम्बू, केन, पाम ट्री हो गया, इसका इंजीनियरिंग पर्पज बहुत लिमिटेड है एज कम्पेयर टू एक्सोजीनियस। अब अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो ये अपन को एक लिविंग ट्री दिख रहा है, अपन ने ट्रिमर को तीन पार्ट में किया था, लिविंग ट्री,
रफ टिम्बर एंड कन्वर्टेड। तो फर्स्ट अपन हम ट्री की बात करते हैं। इसके अंदर बॉटम के अंदर जो सॉइल के अंदर होता है, अंडर द ग्राउंड क्या होता है, रूट्स होते हैं। उसके बीच में जो तना होता है इसको अपन ट्रंक बोलते हैं, और ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको क्राउन बोलते हैं। इसके अंदर ब्रांचेस, लीफ वगैरह कवर होता है, ठीक है। तो मेनली जो अपन को यूज है वो किसका है, ट्रंक का है भाई। मेन तो अपन किसका यूज करते हैं, ट्रंक का ही यूज करते हैं। 80% ऑफ द बल्क वुड का किस में मिलता है अपन को, ट्रंक से ही, उसके से मिलता है, मेन तने से ही अपन को मिलता है। अब अपन बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। ये रूट हो गए, ट्रंक हो गया। अभी अपन मान लीजिए ट्रंक को अपन बीच में से यहाँ से क्रॉस सेक्शन कट किया, इस तरह से अपन को जो शेप दिखेगी। तो सबसे जो इनर पोर्शन जो इसका होगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। पिथ या फिर हार्ट बोल देते हैं, ठीक है। पिथ या हार्ट या मेडुला, ठीक है। तो किसी भी नाम से अपन जान सकते हैं। इसका इनर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, पिथ होता है। उसके पिथ के ऊपर जो एक कवरिंग पोर्शन जो एनुअल रिंग्स होती है, इसको अपन बोलते हैं हार्टवुड, ठीक है। ये क्या हो गया, हार्टवुड हो गया। उसके बाद का ऊपर का जो लेयर होता है उसको अपन बोलते हैं सैपवुड, ठीक है। सैपवुड के ऊपर जो लेयर होगी उसको बोलेंगे अपन कैम्बियम लेयर। क्या बोलेंगे भाई, ये अपन को जो ग्रीन कलर में दिख रही है वो कैम्बियम लेयर होगी। उसके बाद अपना होता है बार्क। बार्क को भी अपन कई बार दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इनर बार्क और आउटर बार्क। और ये सारी जो रिंग है वो क्या है, एनुअल रिंग है। ये सारी रेस क्या है भाई, एनुअल रिंग है। और वहीं यदि रेडियल डायरेक्शन के अंदर ये होंगी, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, मेडुलरी रेस। सबसे पहले अंदर क्या हो गया, पिथ हो गया। सबसे इनर पोर्शन में क्या होगा, पिथ होगा। उसके ऊपर में हार्डवुड होगा। उसके बाद में सैपवुड होगा। सैपवुड के बाद में कैम्बियम लेयर होगी। कैम्बियम लेयर के बाद इनर बार्क होगा और आउटर बार्क हो गया। इस तरह से कोई भी जो एक्सोजीनियस ट्री है, सीडीएस ट्री, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अब सबसे पहले एक वन बाई वन डिस्कस करते हैं, पिथ क्या होता है, ठीक है। पिथ का यूज क्या है, पिथ क्या है, दैट इज द इनर मोस्ट पोर्शन, यानी सबसे अंदर का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, पिथ कहलाता है। एंड entirely consist of cellulose which used to nourishment of plant in young age। यानी इसके अंदर पूरा क्या होता है, सेल्यूलेस होता है। और इसकी जो पूरी ग्रोथ के अंदर यंग के अंदर होता है वो इसी का रोल होता है, ठीक है। एज द प्लांट ग्रो ट्री इट डिके एंड डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ। जैसे जैसे अपना अब यंग ट्री के अंदर तो ये क्या होता है, उसकी ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और जैसे बड़ा हो जाता है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, इसका डेड पोर्शन हो जाता है, ठीक है। डेड पोर्शन हो जाता है, फिर एक्टिव पार्ट नहीं लेता है कोई भी ट्री की ग्रोथ के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्डवुड। हार्डवुड अपन देखा था कि पिच के जस्ट ऊपर जो लेयर थी वो क्या थी, हार्डवुड की थी। तो अंडर एनुअल रिंग सराउंडिंग द पिथ कंसिस्ट इज द हार्डवुड। अंदर की साइड में जो एनुअल रिंग है जो पिथ को कवर किए हुए चारों तरफ से, वो क्या कहलाती है, हार्डवुड कहलाती है। इट हैज डार्क कलर विद रिप्रेजेंट द डेड पोर्शन ऑफ द ट्री। इनका कलर डार्क होता है और इसका ये ट्री का क्या होता है, डेड पोर्शन होता है। तो ये ग्रोथ के अंदर तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट ये ट्री के लिए क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इस ट्री को रिजिड बनाए रखता है, ठीक है। तो ये काम किसका हो गया, हार्डवुड का। तो हार्डवुड क्या है, ग्रोथ के अंतर्गत तो पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट कोई भी ट्री है उसके लिए स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। वुड यूज इंजीनियरिंग पर्पज मेजर, इस ये जो वुड है मेनली इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सैपवुड या फिर एल्ब्रूनम। तो आउटर रिंग बिटवीन द हार्डवुड एंड कैम्बियम। अपन देखा अंतर का पिथ हो गया, उसके बाद में हार्डवुड हो गया। तो हार्डवुड के तो ऊपर और कैम्बियम लेयर के बीच में ये जो अपन को लाइट कलर दिख रहा है, ठीक है, ये जो क्या है वो क्या होता है, अपना सैपवुड होता है। लाइट का कलर है। और मेनली जो ग्रोथ है उसके अंदर यही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट है या फिर जो भी है इसी के अंदर से फ्लो करते हैं, अपर डायरेक्शन से लोअर डायरेक्शन, लोअर डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन। उसके ऊपर की जो लेयर आएगी वो क्या कहलाएगी, अपनी कैम्बियम लेयर। इट इज अ सैप बीइंग कन्वर्टेड टू द सैपवुड। इसके अंदर सैप होता है जो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने वाला है भाई, अपना सैपवुड के अंतर्गत कन्वर्ट होना है। फ्यूचर की जो ग्रोथ है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, अपनी कैम्बियम लेयर। क्योंकि कैम्बियम लेयर ही आगे किसके अंदर कन्वर्ट होगी, सैपवुड के अंतर्गत कन्वर्ट होगी। सैपवुड का मेन एक्टिव रोल होता है किसी भी ट्री की ग्रोथ के लिए। तो इफ ड्यू टू एनी रीजन बार्क ऑफ ट्री रिमूव एक्सपोजिंग कैम्बियम लेयर, इट कैन लीड टू सीजर्स ऑफ सेल इन वुड कैम्बियम लेयर व्हिच कैन फाइनली डेड ऑफ द ट्री। अब किसी कारणवश कहीं जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, जैसे बार्क ऊपर से हट गया और कैम्बियम लेयर डायरेक्टली टच में आ गई एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। इसकी क्या हो जाती है फिर ये, इसकी जो सेल है वो डेड हो जाएंगी और उससे धीरे धीरे ट्री क्या हो गया, पूरी तरह से डेड हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर का जो बार्क है, बार्क मेनली क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। एक प्रोटेक्शन किसी का हट गया तो उसके इसके अंदर क्या होता है, ये सारी इश्यूज इसके अंतर्गत क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडुलरी रेज की, यानी कि जो रेडियल डायरेक्शन के अंतर्गत होती हैं। ये जो रेडियल डायरेक्शन के अपन को दिख रही है ये सारी क्या है, मेडुलरी रेज हैं। तो इनका काम क्या है, मेनली इनका काम है जो एनुअल रिंग्स हैं उनको होल्ड करके रखना। जो रेडियल एक्सटेंडिंग पेच है कैम्बियम लेयर के अंतर्गत, उनको होल्ड करना। एक तो मेडुलरी पढ़ रहे थे, क्या काम हो गया इसका, सैपवुड, हार्डवुड, कैम्बियम लेयर हो गया, इनकी सारी जो एनुअल रिंग्स हैं उनको क्या करेंगे ये,
होल्ड करके रखेंगे और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे ट्रांसपोज डायरेक्शन के अंतर्गत। और ट्रांसफर डायरेक्शन जब भी अपन बात करते हैं, वो टिम्बर की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन के अंदर होती है, ट्रांसफर डायरेक्शन के अंदर होती है। तो ट्रांसफर डायरेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो मेनली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, मेडुलरी रेस के ऊपर। फिर अपन बात करते हैं बार की। बार इज द outermost portion of the tree. So it is the protected covering over the cambium layer to safeguard the future growth of tree. जो भी ट्री के अंदर ग्रोथ होगी उसकी फ्यूचर ग्रोथ के अगेंस्ट में सेफ गार्ड होता है। जो भी ये छोटी मोटी इंजरी वगैरह होती हैं पेड़ के अंदर है, तो उसको मेनली ये बियर कर लेता है बार, इसका जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है। और इसको कई बार अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इनर पोर्शन को इनर बार और आउटर पोर्शन को आउटर बार में अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो गया, कंप्लीट ट्री के अंतर्गत जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको अपन ने पढ़ाया। फिर अपन बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है टिम्बर्स अपन को फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी एक ट्री है, ठीक है, उसको अपन सबसे पहले फॉल करवाएंगे, यानी कि रफ टिम्बर के अंदर अपन इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रफ टिम्बर के अंदर कन्वर्ट करके फॉलिंग किए, उसके बाद रफ ये कट के क्या हो जाएगा, रफ टिम्बर हो जाएगा। अब रफ टिम्बर को अपन क्या करवाते हैं, सीजनिंग करवाते हैं। यानी कि कोई भी यदि अभी लाइव ट्री हो, लिविंग ट्री था, उसको अपन ने फॉल करवाया, तो उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट या सैप की जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके अंदर वो गीली लकड़ी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अब फिर क्या करते हैं, सैप बुड जो है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उसके अंदर से वाटर को अपन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है, सीजनिंग ऑफ द ट्री। सीजनिंग के बाद अपन क्या करेंगे, इसको टिम्बर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, यानी जिस रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड है अपन को, बैटन्स रिक्वायर्ड है या बोर्ड रिक्वायर्ड है या फिर प्लाई बोर्ड रिक्वायर्ड है, तो जो भी अपन में रिक्वायर्ड जो है, या तो अपन उसको बाउंड्री वर्क की बात करें या फिर कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो जिस भी शेप के अंदर अपन को रिक्वायर्ड है तो उसको अपन उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस सॉइंग कहलाती है मेनली तो। और अब जब अपन इसको यूज कर लिया तो देखो टिम्बर को अपन प्रिजर्व करना पड़ता है, नहीं तो प्रिजर्व नहीं करेंगे तो अपन इसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं भाई, डिफेक्ट्स जनरेट हो जाते हैं। तो डिफेक्ट्स को बजाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। प्रिजर्वेशन की प्रोसेस भी अपन इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वन बाई वन स्टेप देखते हैं। सबसे पहली जो स्टेप थी वो थी क्या थी, फॉलिंग ऑफ ट्री। तो मेनली जो फॉलिंग ईयर जो ट्री की होती है वो होती है मेनली 50 to 100 ईयर्स, यानी 50 से 100 साल के बाद में अपन क्या करते हैं, पेड़ को गिराते हैं, ये अच्छा वाला है। ठीक है, अब देखो जब भी अपन फॉलिंग करवाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ट्री है वो क्या ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर मैच्योर्ड हो जाए या फिर अंडर मैच्योर्ड ही रहे। यदि ओवर मैच्योर्ड हो जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, बोर्ड है वो डिके होने लग जाती है। यानी बहुत ज़्यादा एज का कोई ट्री हो जाता है उसकी क्या होती है, बोर्ड डिके होने लग जाती है। और बहुत ज़्यादा न्यू ग्रोथ करता है तो उसके अंदर क्या होता है, सैप बोर्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अपन को एक सफिशियंट टाइम पे पर्टिकुलर एज के लिए, मतलब ट्री के लिए अलग अलग पीरियड्स होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या करवानी पड़ती है, फॉलिंग करवानी पड़ती है। और ट्री शुड बी कट इन सच वे दैट मैक्सिमम वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम इट, सोइंग इज डन एट सेक्शन जस्ट अबव द ग्राउंड। जब भी अपन ट्री की बात कर रहे हैं तो अपन को इस तरह से उसकी सोइंग करवानी है, इस तरह से अपन को कट करना है कि मैक्सिमम यूज अपन उसको कर सकते हैं। जस्ट ग्राउंड से जस्ट ऊपर से अपन उसको हमेशा काट के चलते हैं। ठीक है, ग्राउंड से जस्ट अबव से अपन उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। और इसके सीजन भी डिपेंड करता है कि अपन चाहते हैं कि जब ट्री का जो फॉल कराएं, यदि अपन को अच्छी क्वालिटी का मतलब टिम्बर प्राप्त करना है तो अपन ऐसे मौसम के अंदर उसको कट करते हैं, ऐसे सीजन के अंदर कट करते हैं जब उसके अंदर सैप की जो मात्रा है वो क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, क्या हो, कॉन्स्टेंट रहो। तो sowing should be done in season when movement of sap is minimum, hence avoided autumn and spring when sap movement maximum। दोनों ही मौसम है जो है, पतझड़ का मौसम हो या फिर बसंत ऋतु हो, उसमें अपन इसका जो सैप का जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि या तो वो सूख रहा होता है या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती रहती है। तो ऐसे केस में अपन इसको अवॉइड करते हैं काटने को। तो मेनली अपन बात करें हिली एरिया के अंदर, तो हिली एरिया को जब भी काटा जाता है तो मिड समर के अंदर अपन क्या करते हैं, फॉल करवाते हैं इसका। किस कब करवाते हैं, हिली एरिया के अंदर ये कई कई बार ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिली एरियाज के अंदर पेड़ की जो कटिंग है वो कब करें, ट्री की जो कटिंग कब की जाती है। तो मेनली अपन कहाँ किया जाता है, मिड समर एज इन विंटर रेनफॉल अकर्स, क्योंकि विंटर में वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है। इसलिए हिली एरिया के अंदर अपन मिड सीजन के अंतर्गत करते हैं। यदि अपन प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया के अंदर जो कटिंग की जाती है वो विंटर्स के अंदर की जाती है, क्योंकि समर के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एवापोरेशन लॉस होते हैं और उसकी वजह से सैप जो है बहुत ज़्यादा चेंजेज होता है। तो प्लेन एरिया के अंदर विंटर में अपन कर लेते हैं, और हिली एरिया के अंतर्गत जब अपन जो सॉइंग करेंगे वो कब करेंगे, समर के सीजन के अंतर्गत अपन करते हैं। सेकंड जो प्रोसेस था वो था सीजनिंग ऑफ ट्री। तो सीजनिंग क्या होता है कि कोई भी अपन ने एक ट्री है उसको कट किया, फॉल करवाया, तो उसके अंदर मेनली 50% तक क्या होता है, सैप होता है। क्या होता है भाई, 50% तक उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो अब जब भी अपन इसको इंजीनियरिंग पर्पज के अंदर यूज करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सैप की मात्रा को कम करना चाहते हैं। ठीक है, यानी उसको सुखाते हैं, ड्राइंग प्रोसेस है एक तरह से। ठीक है,
तो टिम्बर जब तक पूरी तरह से ड्राइंग नहीं हो, पूरी तरह का मतलब सेंस ये है कि मतलब इसकी कंप्लीट जो सीजनिंग होने के बाद में भी इसके अंदर 10 to 15% तक क्या रहता है, मॉइस्चर रह जाता है। तो अपन को उस मात्रा तक अपन को क्या लेके आना है, इसको लेके आना है टिम्बर की, यानी ड्राइंग करवानी है। तो वाटर इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉइस्चर एंड सेप, सेप और मॉइस्चर की टर्म में इसके अंतर्गत क्या होता है, वाटर अवेलेबल रहता है। तो कंप्लीटली इसको रिमूव करने से पहले अपन क्या होता है, फाइबर सेचुरेशन पॉइंट तक लेके चलते हैं। तो सीजनिंग मेनली जो डन होती है वो कहाँ तक होती है, 10 to 12% तक इसकी अपन सीजनिंग करवा देते हैं। प्रैक्टिकल लिमिट की अपन मैं बात करता हूँ वाटर मॉइस्चर कंटेंट के अंतर्गत, तो दैट इज अबाउट 15%। सीजनिंग के दे आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड अपन मेनली यूज करते हैं। फर्स्ट जैसे मेथड हो गया अपना आर्टिफिशियल मेथड हो गया, सेकंड हो गया अपने नेचुरल मेथड हो गया। ठीक है, एक तो अपने क्या हो गया आर्टिफिशियल मेथड हो गया, सेकंड अपने क्या हो गया नेचुरल मेथड्स हो गया। आर्टिफिशियल मेथड की मैं बात करता हूँ, जैसे फर्स्ट मेथड की अपन बात करें तो बॉइलिंग मेथड हो गया, इलेक्ट्रिक सीजनिंग हो सकता है, क्लीन सीजनिंग अपन कराते हैं, केमिकल सीजनिंग कराते हैं। वहीं नेचुरल की मैं बात करूँ, एक तो एयर सीजनिंग हो गया, दूसरा हो गया वाटर सीजनिंग। तो एयर सीजनिंग के अंदर तो क्या होगा, अपन कोई जो टिम्बर है उसको अपन क्या करेंगे, नेचुरल एयर के अंतर्गत अपन उसको छोड़ देंगे। इसके अंदर लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। सेकंड होगा वाटर सीजनिंग, उसमें जो फ्लोइंग वाटर है उसके सामने अपन क्या कर देंगे, स्ट्री को अपन रख, जिससे क्या होगा इसके अंदर जो कॉम्पैक्टेड है, जो सैप है, कॉम्पैक्टेड जो सैप है उसके अंदर जो जटिल पानी है उसके अंदर अटैच है, उसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको अपन में वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सीजनिंग का प्रोसेस, ये सीजनिंग का प्रोसेस हुआ था। अब सीजनिंग के अंदर अपन डिस्कस करते हैं वन बाई वन। आर्टिफिशियल सीजनिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंदर अपने पास देखा था बॉइलिंग। बॉइलिंग के अंदर क्या आता है, लॉग्स ऑफ टिम्बर आर प्लेस इन वाटर, टेम्परेचर विच इज रेज अप टू बॉइलिंग पॉइंट एंड मेंटेन टू 3 to 4 आवर्स। यानी कि जो टिम्बर है अपन ने क्या किया, उसको वाटर के अंतर्गत फिल मतलब इंसर्ट किया या फिर डिप किया, और उस वाटर को अपन क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट तक अपन क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। ठीक है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे अप टू द बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाएगा 3 to 4 आवर्स। उसके बाद उसको नेचुरली ड्राई होने दिया जाएगा। अब जैसे जैसे अपना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, क्विक एवोपरेशन हो जाएगा और ड्यूरेशन ऑफ सीजनिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये मेथड क्विकेस्ट मेथड है बट कॉस्टली है, क्योंकि अपन इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर वाटर को अपन हीट नहीं कर सकते, इसके टेम्परेचर को राइज नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई क्विकेस्ट मेथड तो है बट इट इज़ कॉस्टली। सेकंड जो मेथड आता है वो अपन आता है इलेक्ट्रिक सीजनिंग। तो इलेक्ट्रिक सीजनिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, जो टिम्बर है उसको एसी करंट से क्या करते हैं, सब्जेक्टेड करते हैं, दूसरी तरफ उसमें करंट फ्लो करवाएंगे। क्योंकि टिम्बर क्या होता है, वुड क्या बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बट अब इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, इससे क्या होगा, इसके अंदर हीट जनरेट होगी। अब हीट जनरेट होगी तो उससे क्या होगा, हीट की वजह से जो वाटर है वो एवोपरेट होगा, और ये मेनली सीजनिंग के अंतर्गत यूटिलाइज किया जाती है इलेक्ट्रिक सीजनिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट जो मेथड आएगा वो अपना आएगा क्लीन सीजनिंग। क्लीन यानी कि वही भट्टियों के अंदर अपन करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, फिक्स चैम्बर के अंदर अपन क्या करते हैं, इसको स्टॉक कर दिया जाता है। ठीक है, एयर टाइट चैम्बर होते हैं, उसको अपन पहले स्टॉक कर देंगे टिम्बर को। उसके बाद में उसको फुल्ली सैचुरेट एयर को फोर्सफुली उसके अंदर क्या करेंगे, फ्लो करवाएंगे। उसका जो टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाएगा वो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। देन टेम्परेचर इंक्रीज ग्रेजुअली एंड डज नॉट रिजल्ट इन एवोपरेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नॉट रिड्यूस, यूनिफॉर्म ड्राइंग ऑफ द टिम्बर। इस टेम्परेचर के अंदर जो अपन जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा एवोपरेशन भी नहीं होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिड्यूस नहीं होती। इससे सबसे अच्छी क्वालिटी की जो सीजनिंग होती है, क्लीन सीजनिंग होती है, यूनिफॉर्म ड्राइंग हो जाएगी टिम्बर की। उसके बाद अपन बात करते हैं केमिकल सीजनिंग की। केमिकल सीजनिंग के अंदर जो लॉग्स हैं या फिर जो टिम्बर्स के पोर्स हैं उसको अपन सॉल्ट सॉल्यूशन के अंतर्गत इंसर्ट कर देते हैं, और ये सॉल्ट जो है उसके एवोपरेशन रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और इससे सीजनिंग का ड्यूरेशन क्या होता है, कम हो जाता है, और उसमें से सैप रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी नेचुरल सीजनिंग की। नेचुरल सीजनिंग के अपन दो मेथड पढ़े थे, एयर सीजनिंग। तो एयर सीजनिंग क्या करेंगे, कोई भी एक साइडेड पोर्शन का अपन प्लेटफॉर्म लिया जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी लेते हैं अपन, 300 mm टिम्बर लेते हैं। उसके बाद अपन टिम्बर को क्या कर देंगे, स्टैक कर देंगे यहाँ पे, यानी रख देंगे। मेनली अपन देखेंगे एयर का सर्कुलेशन पूरी टिम्बर की तरफ होना चाहिए, जिससे मॉइस्चर कंटेंट धीरे धीरे कम होता जाता है। वाटर सीजनिंग के अंदर क्या किया, जो टिम्बर है उसको अपने वाटर के अंदर कोई भी जो फ्लोइंग स्ट्रीम है उसके सामने अपन रख देंगे, जो लार्जर पोर्शन है उसको अप स्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर रखेंगे। इससे क्या होगा, फ्लोइंग वाटर उसके अंदर जो वाटर है, अंदर जो वाटर जो सैप है उसको तो रिमूव कर देगा। ठीक है, और फिर शॉर्ट टाइम के बाद में अपन इसको क्या करेंगे, जो नेचुरल एयर के अंदर उसको ड्राई होने देंगे। इससे क्या होगा, इसका जो सीजनिंग है वो हो जाएगा। थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है अपना कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर। कन्वर्जन मतलब क्या है, सबसे पहले जो भी रफ टिम्बर था उसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी उसको अपन कट कर रहे हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के अंदर।
Process of swinging the timber into the section of suitable shape and size termed as the conversion of timber. सुटेबल साइज एंड शेप के अंदर यदि अपन को उसको कन्वर्ट करके चलना है तो वो क्या कहलाता है भाई अपना कन्वर्जन ऑफ टिम्बर कहलाता है। उस प्रोसेस को अपन क्या कहलाता है सोइंग कहलाता है। सोइंग है वो मेनली 4 तरह के मेथड से की जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं एक तरह से सोइंग के। फर्स्ट हो गया ऑर्डिनरी सोइंग, सेकंड हो गया क्वार्टर सोइंग, थर्ड हो गया टेंजेंशियल एंड फोर्थ वन इज रेडियल सोइंग। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ टिम्बर के अंतर्गत ऑर्डिनरी सोइंग, यानी कि ये कोई टिम्बर का लॉग था उसको अपन ने किस तरह से इस तरह से कट किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है इसको इस डायरेक्शन के अंदर सिंपली ऑर्डिनरी वे के अंदर अपन इसको कट कर दिए। ठीक है, ये जो मेथड कहलाता है वो क्या कहलाता है ऑर्डिनरी स्विंग कहलाती है। इसके अंदर जो वेस्टेज जो मिनिमम होता है, अब वेस्टेज मिनिमम रहेगा तो क्या होगा ये मेथड इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, तो वेस्टेज क्या हो गया मिनिमम हो गया, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज वेरी इकोनॉमिकल। कट कैसे लगाया अपन जो कोई भी एनुअल रिंग उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर अपन उसको कट कर रहे हैं। ठीक है, बट जिस तरह के जो सेक्शन है उसके अंदर श्रिंकेज की थोड़ा सा इश्यू जनरेट हो जाता है, तो ये अपन इसलिए ऑर्डिनरी स्विंग को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फिर अपना सेकंड जो मेथड आता है वो होता है क्वार्टर स्विंग, यानी कोई भी एक ट्री था उसको अपन क्या किया चार क्वार्टर के अंदर कन्वर्ट किया। सबसे पहले अपन क्या करें उसको चार पार्ट में डिवाइड किया और उसको ये डायरेक्शन में अपन जो शेप जो दिख रही है अपन को कट मार्क्स जो दिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देते हैं उसको कट कर देते हैं राइट एंगल्स के अंदर। ठीक है, तो ईच कट आर मेड इन राइट एंगल व्हेन एनुअल रिंग आर इनडिस्टिंक्ट। अब एनुअल रिंग जिसके अंदर इनडिस्टिंक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा करीब हो, और एनुअल रिंग किस में इंडिस्टिंक्ट होती है यानी कि एक्सोजीनियस के अंदर जो डिसीडीएस ट्री होता है उसके अंदर ये होता है। ये मेनली अपन कहाँ यूज करते हैं जहाँ भी अपन इसको बैंडिंग जैसे अपने देखा हो बेड वगैरह बनाते हैं उसके अंदर जो स्पान होता है। ठीक है, तो वहाँ मेनली इसको यूज किया जाता है इस तरह की सोइंग। नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है टेंजेंशियल सोइंग। टेंजेंशियल के अंदर अपन देखा ये भी कोई भी एक एनुअल रिंग दिख रही है तो एनुअल रिंग के टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर अपन इसको क्या कर रहे हैं इस तरह से कट मार्क इसके ऊपर कर रहे हैं। कट आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग दैट मीट ईच अदर एट द राइट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से अपन यहाँ भी है यहाँ की ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल के ऊपर मिल रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑब्टेन इस तरह से जो अपन जो स्ट्रेंथ जो टाइमर की अपनी कटिंग की उसमें स्ट्रेंथ क्या होती है मिनिमम होती है। क्यों होती है कि इसके अंदर जो मेडुलरी रेज है वो क्या हो जाती है आप कट जाती है। मेडुलरी रेज अब ये वाली रेज है मेडुलरी रेज यहाँ से कट हो रही है तो इस वजह से इनकी जो एनुअल रिंग की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। दैट्स वाई इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी मिनिमम रहेगी। नेक्स्ट मेथड आता है वो रेडियल स्वाइंग आते हैं। रेडियल स्वाइंग के अंदर अपन क्या करते हैं ये वाला अपन को दिख रहा है ठीक है, यानी जो मेडुलरी रेज है उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या करते हैं इसकी स्वाइंग कर देते हैं। कट आर मेड पैरेलल टू द मेडुलरी रेज इन रेडियल डायरेक्शन डेकोरेटिव इफेक्ट। तो क्या होता है डेकोरेटिव इफेक्ट आता है स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इज ऑब्टेन एंड वेस्टेज इज आल्सो मिनिमम। अब अपन कंपैरिजन करना चाहें सबसे पहला जो मेथड था ऑर्डिनरी वाला, ऑर्डिनरी के अंतर्गत क्या होता है मिनिमम वेस्टेज होता है इसलिए इकोनॉमिकल होता है बट स्ट्रेंथ क्या होती है कम होती है उस केस के अंदर। सेकंड जो अपन ने पढ़ा था क्वार्टर स्विंग था। क्वार्टर के अपन क्या करते हैं जहाँ पे अपन इसको क्वार्टर के अंदर राइट एंगल्स के अंदर अपन इसको कट कर देते हैं। तीसरा अपन ने पढ़ा टेंजेंशियल स्विंग। तो टेंजेंशियल स्विंग के अंदर क्या होता है जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहती है मिनिमम रहती है। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या रहती है मिनिमम रहती है। रेडियल स्विंग की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मिलते हैं बट क्या होता है बेस से मैक्सिमम होता है इस केस के अंदर। तो इन चारों स्विंग मेथड्स के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हो गए इसको अपन कहाँ पे अपन इसकी जिस तरह का अपन को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी स्विंग करवा लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप जो आता है वो अपना आता है प्रिजर्वेशन ऑफ द टिम्बर। प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं प्रिजर्वेशन इज कैरिड आउट ऑर्डर टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर मेक मोर ड्यूरेबल इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ फंगी इंसेक्ट एंड टर्मिटिस। तो आपने देखा होगा कोई भी अपन जैसे डोर विंडो की भी बात करते हैं उसके ऊपर अपन क्या करते हैं पेंट करते हैं। पेंट करते हैं फिर बहुत सारे सोलोनियम पेंट्स वगैरह जिससे अपन क्या कर सकते हैं उसको एक तो फंगल और इंसेक्ट और टर्मिटिस अटैक से बचा सकते हैं और उसकी स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी की इंक्रीज को अपन कर सकते हैं। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर करते हैं। प्रिजर्वेशन के अंदर कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं जैसे फर्स्ट मेथड की मैं बात करूँ आस्को ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आस्को ट्रीटमेंट का क्या होता है आर्सेनिक और कॉपर और ड्राई सॉरी डाइक्रोमियम सल्फेट होता है या फिर सोडियम क्रोमेट भी होता है पोटेशियम या सोडियम का इसका एक एक पार्ट लेके चलते हैं। टिम्बर इज कोटेड विद द सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक पेंटॉक्साइड कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके जैसे एक पार्ट अपन यदि आर्सेनिक पेंटॉक्साइड का लेंगे 3 पार्ट अपन कॉपर सल्फेट के लेंगे और 4 पार्ट अपन क्या लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के लेंगे। इस तरह से अपन एक मिक्स प्रिपेयर करेंगे और उस मिक्स से अपन क्या करेंगे इस पूरे टिम्बर को क्या कर देंगे कोट कर देंगे। ठीक है, तो दिस ट्रीटमेंट इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ वाइट एंड। आपको दिख रहा होगा ये बहुत जगह अपन कॉमनली देखेंगे वाइट एंड से अटैक टिम्बर ये इससे बचा के रखता है उसको ट्रीटमेंट। सेकंड अपना जो मेथड होगा ट्रीटमेंट का प्रिजर्वेशन का होगा केमिकल सॉल्ट।
जैसे केमिकल सेल्स में क्या हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, मर्करी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर। इसका अपन पूरी कोटेड करके पूरी टिम्बर के ऊपर, जिससे टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, फिर टिम्बर के स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो अपन पढ़ा था प्रिजर्वेशन बाई कोल टार, यानी कि जो कोल तार होता है उससे अपन प्रिजर्व कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हॉट जो टार है उसको अप्लाई किया पूरी सरफेस के ऊपर, इससे रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, बट इसकी क्या बैड स्मेल आती है और देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मेनली इसको वेयर हाउसेज वगैरह के अंदर अपन इस तरह की कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है केरोसिन ऑयल। तो प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन ऑफ टार, ये अपन को कहाँ से मिल रहा है, कोल तार से मिल रहा है, और ये डिस्टिलेशन ऑफ टार से मिल रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ केरोसिन ऑयल ऑलमोस्ट डबल लाइफ ऑफ द टिम्बर, इससे टिम्बर की जो लाइफ है अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है। और इसको अप्लाई करने का जो तरीका होता है 50 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर और 0.7 से 1 प्रेशर से इसके ऊपर यूनिफॉर्मली टिम्बर के ऊपर अप्लाई किया जाता है केरोसिन ऑयल को। नेक्स्ट अपना होता है ऑयल पेंट्स या सॉलिड पेंट्स। ऑयल पेंट्स आर इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू वाटर, कहीं भी वाटर है, वाटर की वजह से जो डिके हो रहा है उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑयल पेंट या फिर सॉलिड पेंट इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेशन की एक होती है बूचरेज प्रोसेस, ठीक है। बूचरेज प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, sap of the almost green timber which bark and bamboos are green condition soon after falling can be treated using any of the ergonomic water source preservation by this process. The log would attach to the hose pipe and connected to the reservoir containing the preservation air mass pressure। ये अपने क्या किया, कोई एक हॉस पाइप है, यहाँ पे अपने लॉक लगा दिया, इस हॉस पाइप के अंदर इसको अपने क्या किया, यहाँ से प्रेशर गेज से जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव भरा फिल किया हुआ है, उससे अपन हॉस पाइप की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रिजर्वेशन को अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर पूरा फ्लो करवाने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू हाइड्रोटिक प्रेशर द प्रिजर्वेटिव डिस्प्ले द शेप ऑफ द बोर्ड, इससे क्या होगा, साथ साथ में इसकी सीजनिंग भी हो रही है। ट्रीटमेंट इज स्टॉप व्हेन द कंसंट्रेशन प्रिजर्वेटिव लोअर एट द एंड ऑफ लॉग सेम एट दैट ऑफ द रिजर्वायर। जब इसका जो कंसंट्रेशन है लोअर एंड पे भी रिजर्वायर के इक्वल में हो जाता है, तब अपन इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, रोक देंगे। ये क्या होगी, अपनी दूसरी प्रोसेस होगी जो किसकी प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के लिए यूज की जाती है। फ्यूल सेल फिर बैटल प्रोसेस के अंदर भी अपन इसको इसी तरह से करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल एक बैटल प्रोसेस है, उसके अंदर क्या करें, टिम्बर के अंतर्गत फ्यूल को फ्लो करवाएंगे, ठीक है। तो वही प्रेशर से अप्लाई करेंगे, सैप को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं इसी से टिम्बर से रिलेटेड, डिफेक्ट इन द टिम्बर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। डिफेक्ट्स इन टिम्बर, टिम्बर के अंदर कौन से डिफेक्ट जनरेट होते हैं, उनके क्या क्या रीजन्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू रीजन्स, किस रीजन की वजह से जो डिफेक्ट उसके अंदर जनरेट हुआ, अपन क्लासीफाई करते हैं इसको कि हो सकता है सीजनिंग की वजह से उसके अंदर डिफेक्ट आया हो, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से आया हो, या फिर जब अपन कन्वर्जन टिम्बर का कर रहे थे, या फिर सोइंग या फिर कर रहे थे अपन, ठीक है, उस वजह से हुआ, या फिर फंगी या इंसेक्ट की वजह से कोई भी डिफेक्ट जनरेट हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सीजनिंग की बात करें तो देखो, सीजनिंग प्रोसेस के अंतर्गत लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर इसमें सैगिंग हो जाती है, ठीक है। यदि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर सैगिंग हो गई, इस तरह से बेंड हो गया, तो इस तरह के जो डिफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं भाई, बो डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वो बोल देते हैं। वहीं यदि अपन ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर सैगिंग जनरेट हो जाती है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, कप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, कप बोल देते हैं, इस तरह की। वहीं यदि वन एंड एक तरह से क्या हो गया, बैंड हो गया, यानी कि वो और कप का मिक्स हो गया एक तरह से, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, स्प्लिट। और वहीं यहाँ पे ट्विस्टिंग यदि जनरेट हो जाती है किसी भी नेचुरल मतलब सीजनिंग प्रोसेस के अंदर, यदि टिम्बर क्या हो जाए मेरा, ट्विस्ट हो जाए, तो वो जो डिफेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग डिफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज के अंदर, जैसे चैक्स की बात करें तो इनमें लॉन्गिट्यूडनल क्रैक विच आर यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल एडवर्स इफेक्ट द डेरिवेटिव टिम्बर बिकॉज दे आर रेडली एडिंग मॉइस्चर इन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल कोई भी टिम्बर है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर यदि क्रैक जनरेट हो जाता है तो चैक्स बोल देते हैं, ठीक है। ये सेक्स की बात करते हैं। सेक्स आर लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन द एनुअल रिंग, यानी कोई भी अपन टिम्बर पड़ा था, ये था, इसके अंदर एनुअल रिंग्स हैं, तो ये एनुअल रिंग्स हैं, किसी भी रीजन से क्या हो गया, डिस्टिंग सेपरेट हो जाए, एनुअल रिंग के बीच में गैप आ जाए, यदि सेंटर की तरफ हो जाए या फिर बीच में रिंग सारे टाइप का हो जाए, ठीक है। तो ये डिफेक्ट किसकी वजह से होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंतर्गत एनुअल रिंगों के क्या हो जाए, सेपरेशन हो जाए। दिस लेंथ वाइज सेपरेशन रिड्यूस द एलोड शियर स्ट्रेंथ, जिससे क्या होगा, इसकी शियरिंग स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी और इसके ऊपर वुड की प्रॉपर्टी एफिडेंस भी गंदा हो जाएगा। तो ये जो सेक है इसको कई बार टाप में अपने जैसे हार्ट सेक की बात करता हूँ, तो हार्ट सेक मेन किसकी वजह से जनरेट होता है, वो श्रिंकेज ऑफ हार्टवुड, हार्टवुड वो क्या है, श्रिंक कर जाएगी, तो वहाँ से इनके बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, व्हेन द ट्री इज ओवर मैच्योर, ओवर मैच्योर यदि कोई ट्री हो जाता है उसके अंदर हार्टवुड क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है, और जो क्रैक स्टार्ट होगा पिच से स्टार्ट होगा और रन टू वाट द सैप, यानी कि पिच पे इसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, वाइडर होगी, पिच पे क्या होगी, इसकी साइज वाइडर होगी, और हार्टवुड पे क्या होगी, सैप बोर्ड के ऊपर इसकी
जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दीज आर वाइड एट सेंटर में, डिस्मिस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन में बंद हो जाएगा। वही यदि कप से की बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, कर्व स्प्लिट हो जाएगा, बीच बीच में से जो पोर्शन है वो जैसे यहाँ से स्प्लिट हो गया, फिर यहाँ से स्प्लिट हो गया, फिर यहाँ से स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो पार्टली अगर होली पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है तो उसको अपन क्या कर देते हैं, कप से कहते हैं। इसके डायग्राम से पूरा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट में अपने हार्ट से की बात की तो यहाँ के यहाँ सेंटर के ऊपर इसकी क्या थिकनेस ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, ठीक है। तो ये तो हार्ट से हो गया। अब स्टार सेक के अंदर क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाता है, यानी कि जो डिफेक्ट इन टिम्बर कंसिस्ट श्रिंकेज एंड सेपरेशन टिश्यू अक्रॉस द एनुलिन यूजुअली अलोंग द रेज। ये रेज के अकॉर्डिंग ये सेपरेशन हो रहा है, उसमें क्या होगा, आउटर वार्ड डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, विड्थ ज़्यादा होती है, सेंटर की तरफ कम होती चली जाती है। वो क्या कहलाता है, स्टार सेक। एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, इन आउटवर्ड्स की तरफ कम होता जा रहा है तो वो क्या हो गया, हार्ट सेक। और यदि इनवर्ड की तरफ कम होता हुआ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, स्टार सेक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कप सेक भी अपन बात करें, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरह से हो रहा है, कहीं कहीं से अपन क्या सेपरेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, अपना कप सेक कहलाता है। और वहीं यदि ये पूरी एक रिंग के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाए, पूरी रिंग ही सेपरेट हो गई है, एनुअल रिंग ही, ठीक है, तो वो अपना क्या कहलाता है भाई, रिंग सेक कहलाता है। तो कप सेक रिंग डिफेक्ट ड्यू टू द कंसिस्टेंस श्रिंकेज एंड सेपरेशन ऑफ द एनुअल रिंग। फिर अपन बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। अब ये रिंगाल हो गया। रिंगाल क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ कॉज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लेयर of severed over a bound after the branch has cut off and यहाँ से मैंने मान लिया कोई एक ब्रांच कट कर दी थी, अब यहाँ पे क्या हो, लगातार साइड बोर्ड है वो जमता चला जाएगा, ठीक है, इकट्ठा होता चला, इसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग जनरेट हो जाती है, इसको हम क्या कह देते हैं भाई, रिंगाल। नेक्स्ट अपना आता है नोट, दीज आर द टिंग्स ऑफ ब्रांच बिटवीन केमिकल एक्टिन मदर ब्रांच, द रूट ऑफ ब्रांच एमिटेड द स्टेम एंड द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग एट राइट एंगल ऑफ दोज स्टेम। ये अब यहाँ पर यदि कोई एनुअल, ये जो कटिंग पोर्शन किया था यहाँ पे एनुअल राइट एंगल के अंदर जनरेट होने लगा, इसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा, बस पैसे तो ऐसे होनी चाहिए थी, अब इस डायरेक्शन में होने हो गया तो क्या कहलाता है, नोट कहलाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस की वजह से हो गया। और नेक्स्ट आता है डिफेक्ट ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर। जब टिम्बर को अपन क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं छोटे छोटे पोर्शन के अंतर्गत, तो उसकी वजह से यदि कोई डिफेक्ट जनरेट होता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, कन्वर्जन। अब फर्स्ट वाला तो आया चिप मार्क। ये मेनली क्या होता है, फॉर्म ड्यू टू द मार्क ऑफ प्लानिंग, यानी कोई भी अपन ने जो अपन जब इसको कन्वर्ट करे थे उसकी वजह से यहाँ पे ये निशान बना हुआ है, इसको अपन क्या कह देते हैं, चिप मार्क हो। नेक्स्ट अपन ने बात करी टोन गेन की। डिप्रेशन ओवर टिम्बर ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ टूल, कोई टूल है वो यहाँ पे यदि इसके ऊपर गिर गया है तो उसकी वजह से ये हो गया है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो गया है, टूल की वजह से डिप्रेशन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, टोन गेन बोल देते हैं। भाई डायगोनल गेन की बात करते हैं, यदि कटिंग प्रॉपर नहीं हुई हो, ठीक है, तो इस तरह का यदि डिफेक्ट दिख रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल ग्रेन बोल देते हैं। फिर होता है वेन्स, यानी कि अब कोई सर्कुलर पोर्शन हो जाता है, कई बार यहाँ पे साफ कॉर्नर नहीं बन पाता है, तो उस केस के अंतर्गत ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनली राउंडेड सरफेस ऑफ फिनिश टर्बाइन, तो इसकी वजह से जो सेक्शन बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेन डिफेक्ट भी इसके अंदर बोल देते हैं। नेक्स्ट जो अपना आता है डिफेक्ट ड्यू टू फंगस। तो फंगी या इंसेक्ट की वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफेक्ट ड्यू टू फंगी। तो इसमें फर्स्ट अपन बात करते हैं ब्लू स्टेन की। फंगी कैरी द डिकम्पोजिशन सैप लिविंग ब्लू कलर ओवर इट, यानी कोई भी जो टिम्बर है उस पर ब्लू कलर का डिपोजिशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, अपना ब्लू स्टेन कहलाएगा। वहीं यदि सेल्यूलोज को रिमूव कर दे, यदि फंगी क्या कर दे, सेल्यूलोज को रिमूव कर दे, उसके वजह से जो रेडिश कलर है उसके ऊपर यदि आ जाए, ठीक है, पाउडर डिपोजिट हो जाए, पाउडर डिपोजिट उसको बर्न रूट बोलेंगे। व्हाइट रूट की बात करें तो फॉर्म ड्यू टू द रिमूवल ऑफ लिग्नियम इंपॉर्टेंट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल्स, तो फॉर्मेशन सेल वॉल्स के लीडिंग डेवलपमेंट ऑफ व्हाइट स्पॉट यदि इसके अंदर जनरेट होने दिख जाए, व्हाइट व्हाइट टिम्बर होने लग जाए तो क्या हो जाएगा, व्हाइट रूट हो जाएगा। मैं ड्राई रूट की बात करता हूँ, ड्राई रूट मेनली कब होता है, जब नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, यहाँ पे क्या हो, फ्री एयर सर्कुलेशन ना हो, यानी जैसे बेसमेंट पर हो जाए, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम, लैक ऑफ वेंटिलेशन होता है, तो वहाँ पे जो फंगस जो फंगी या इंसेक्ट हैं वो इस टिम्बर को ड्राई पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ड्राई रूट। वेट रूट की मैं बात करता हूँ, वेट रूट में क्या होगा, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग प्रोसेस से टिम्बर सब्जेक्टेड होता है, उस केस के अंदर क्या हो जाता है, इस तरह के डिफेक्ट्स टिम्बर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वुडन प्रोडक्ट। वुड से अपन कौन कौन से जो प्रोडक्ट है मेनली बना के चलते हैं। नाउ कम्स टू द वुड प्रोडक्ट। तो वुड प्रोडक्ट को अपन कैसे यूज करते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि विनीर्स। तो विनीर्स क्या होता है, विनीर इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वुड बेस्ड प्रोडक्ट इन विच थिन शीट ऑफ वुड आर प्रोड्यूस विच नोन एज द विनीर, यानी कि अपने क्या करते हैं, सबसे पहले थिन शीट के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, और इसकी जो साइज जो वेरी करती है वो करती है 0.4 से लेकर 0.6 mm की। इसकी जो साइज है 1 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मोस्टली प्रिफेयर वुड विनीर से ही बनाई जाती है, और जो विनीर के लिए जो मेनली जो अपन मानते हैं कि वॉलनट की जो है सबसे अच्छी
होती है, क्योंकि उसके अंदर जो लेयर का फॉर्मेशन है वो इजीली वे में हो जाता है। अब इस विनीर से ही अपन आगे फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे प्लाईवुड हो गया वगैरह। नेक्स्ट सेकंड हम प्लाईवुड की बात करें तो प्लाईवुड क्या होता है, वुड पैनल ग्लूड अंडर प्रेशर फ्रॉम द ऑड नंबर यूजुअली 3 to 13 लेयर ऑफ पाइल्स और विनीर इज नोन एज द प्लाईवुड। यानी अभी अपन ने जो 3 से लेके 13 विनीर्स को अपन क्या करेंगे, ऑड नंबर के अंदर होनी चाहिए उनको, रेक्टेंगुलर यानी एक जैसे वन लेयर की मैं बात करता हूँ, यदि वन लेयर में लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन के अंदर उसके बिछा रहा हूँ, तो एक लेयर में ऐसे ले रहा हूँ तो उसकी सेकंड लेयर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, फिर थर्ड इसके ऊपर हो जाएगी, फोर्थ इसके ऊपर, इस तरह से अपन इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और इनके बीच में ग्लू अपन रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या बनाते हैं, प्लाईवुड बनाते हैं। प्लाईवुड फेसेस कोर कोर ब्रांड। अब इस फेस क्या होता है, ये आपकी इसके ऊपर की जो लेयर होगी और नीचे की जो लेयर होगी ये विनीर होगी, यानी कि इस विनीर से अपन क्या बना रहे हैं, प्लाईवुड बना रहे हैं। तो जो उसके दोनों जो आउटर मोस्ट विनीर सीट होंगे उनको अपन क्या कहते हैं, फेसेस कहते हैं। कोर और सेंटर क्या होता है, कोर सेंटर पाइल दैट ग्रेन डायरेक्शन पैरेलल टू द फेसेस, यानी जो भी फेस है उसके पैरेलल डायरेक्शन में सेंटर में जो हुई होंगी उसको अपन क्या कहेंगे, यानी कोई भी फोर्स लगा, जैसे ये डायरेक्शन में सारी जो विनीर्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अपनी फोर्स कहलाएंगे। क्रॉस बैंड क्या होंगी, इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये सारी जो लेयर्स हैं उसके क्या कहलाएंगे भाई, क्रॉस बैंड कहलाएंगे। तो इस तरह से प्लाईवुड को प्रिपेयर किया जाता है। उसके अलावा प्लाईवुड का यूज कहाँ का अपन करते हैं, तो यूज ऑफ पार्टीशियन, सीलिंग, डोर, कंक्रीट फ्रेमवर्क, प्लाईवुड बोर्ड्स, लेमिन बोर्ड्स। तो इस तरह से अपन प्लाईवुड को यूज करते हैं अपन आजकल। नेक्स्ट अपन आते हैं फाइबर बोर्ड्स। तो फाइबर बोर्ड्स मेनली किसके बने होते हैं भाई, फाइबर बोर्ड मेड फ्रॉम द फेल्टिंग बोर्ड एंड वेजिटेबल मेटल्स मोल्डेड इनटू द सीड्स। अब इस वेजिटेबल पोर्शन और फेल्टिंग बोर्ड को अपन क्या कर देते हैं, इसके अंदर पोर्शन के अंतर्गत कन्वर्ट कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं सीट्स के अंतर्गत, तो वो क्या कहलाते हैं, फाइबर बोर्ड। तो कहाँ यूज करते हैं, वॉल्स के अंतर्गत, सीलिंग्स के अंतर्गत, पैनलिंग और पार्टीशन वॉल्स के अंतर्गत। जो हार्ड फाइबर बोर्ड्स है उनको वॉल्स के अंतर्गत, डोर्स के अंदर और उसकी बॉडीज के अंतर्गत यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो वुड के बारे में पढ़ा, वुड और वुड के डिफेक्ट्स के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे पेंट्स के बारे में। तो पेंट अभी अपन जो प्रिजर्वेशन पढ़ रहे थे वुड्स का या फिर अपन कोई और भी आयरन का मटेरियल, तो उसके ऊपर क्या करते हैं अपन, अप्लाई करते हैं पेंट। तो पेंट क्या होता है, पेंट इज एनी लिक्विड और gum composition of fluid materials that after application substrate in a thin layer convert into the solid form। यानी अपन पहले क्या करेंगे, एक लिक्विड फॉर्म में यह पेंट मिलेगा, उसको अपन क्या करेंगे, किसी सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके बाद में ये एक थिन लेयर के अंदर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेनली जो पेंट को यूज किया जाता है, कहाँ किया जाता है भाई, मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, टिम्बर को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी प्लास्टरिंग सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके कोरसिव इफेक्ट को कम करने के लिए, वेदर से बचाने के लिए, अल्टीमेटली किसी भी सरफेस की मॉइस्चर को मेंटेन में मॉइस्चर से बचाने के लिए अपन उसको करते हैं। ठीक है, या फिर ड्यूरेबिलिटी अपन किसी भी सरफेस को बढ़ाना हो, या फिर किसी भी मटेरियल की अपन को अपीयरेंस बढ़ानी हो, डेकोरेटिव करना हो, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, मेनली पेंट्स को यूज करते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं पेंट्स के अंदर, मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट बेस हो गया, उसके बाद एक व्हीकल और कैरियर होता है, उसके बाद ड्रायर होता है, कलरिंग पिगमेंट होता है, सॉल्वेंट और थिनर होता है। इन 5 कंपोनेंट से मिलके एक पेंट कंप्लीटली प्रिपेयर किया जाता है। अब बेस क्या होता है, व्हीकल का क्या यूज है, ड्रायर का क्या यूज है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, उसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल कंपोनेंट फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है बेस। तो बेस क्या होता है, बेस एक सॉलिड सब्सटेंस होता है और एक फाइन स्टेट के अंतर्गत होता है। ठीक है, फाइन स्टेट ऑफ डिवीजन इट फॉर्म्स टू बल्क ऑफ द पेंट। तो बेस क्या दे रहा है, एक बल्क देता है पेंट के लिए। ठीक है, क्या देता है भाई, एक बल्क देता है। इट रिड्यूसेस द श्रिंकेज क्रैक फॉर्म टू द ड्राइंग। जब भी पेंट सूखता है तो उसके अंदर क्या होता है, ड्राइंग होती है, तो इस ड्राइंग को भी प्रिवेंट करके चलता है बेस। तो जितने भी अपने लेड होंगे, वाइट लेड, रेड लोड, जिंक ऑक्साइड्स, मेटलों के ऑक्साइड होंगे, वो सारे बेस के नाम से जाना जाते हैं। जैसे अपन टिम्बर सरफेस पर करते हैं तो क्या करते हैं भाई, व्हाइट लेड का पहले एक प्राइमर टाइप से करते हैं, तो वो क्या होता है, बेस होता है। वहीं अपन मैं आयरन की बात करूं तो वहां पर अपन क्या करते हैं, रेड लेड की एक लेयर चढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो अपना आता है व्हीकल या कैरियर या बाइंडर होता है, तो ये मेनली ऑयल्स होते हैं। ठीक है, जो कि बेस के साथ में मिक्स किए जाते हैं और इसका काम क्या होता है, पेंट को सस्पेंशन में रखते हैं। ठीक है, होल्ड इन सस्पेंशन। तो दीज आर द व्हीकल्स। अब एग्जांपल की मैं बात करूं तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लिंसीड ऑयल हो गया, टंग ऑयल्स हो गया। ठीक है, तो मोस्ट वाइडली जो व्हीकल यूज किया जाता है वो लिंसीड ऑयल का यूज किया जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिनक्स लेयर बनाता है। This soil die equally is suitable to the external work. It however requires to thinning agent like turpentine। ठीक है, उसके बाद टंग ऑयल की बात करें तो ये ऑयल सुपीरियर है एज कम्पेयर टू लिंस्टील ऑयल, और ये सुपीरियर क्वालिटी के पेंट बनाने में यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रायर के रूप में। तो ड्रायर का काम क्या होता है, जो पेंट को जल्दी से सुखा दे। ठीक है,
दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का भी यूज यही हो गया। दी सब्सटेंस एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, तो ये क्या करेंगे, जो अपनी प्रोसेसिंग है उसको एक्सेलरेट कर देंगे, ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देंगे। और ये ऑक्सीजन है उसको ऑब्जर्व करके एयर फ्रॉम द एयर एंड ट्रांसफर इट टू द लिंसीड ऑयल व्हिच टर्न्स द गेट हार्ड, इससे सरफेस क्या हो जाएगी, इसकी हार्ड हो जाएगी। एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे ड्रायर में तो लिथरेज हो गया, रेड लीड हो गया, मैग्नीज सल्फेट हो गया, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हो गए अपने ड्रायर्स के। उसके बाद अपन बात करते हैं कलरिंग पिगमेंट, यानी जिसकी वजह से कलर आएगा पेंट के ऊपर, जो कलर आता है उसके लिए अपन क्या स्पेशल पिगमेंट इसके अंतर्गत डालते हैं। तो व्हेन इट डिजायर टू हैव डिफरेंट कलर देन बेस ऑफ पेंट कलरिंग पिगमेंट टू बी एडेड, दे आल्सो इंप्रूव द इम्पर्मेबिलिटी, इससे इम्पर्मेबिलिटी भी पेंट की इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अपना जो 5 पॉइंट आता है वो आता है सॉल्वेंट या थिनर। तो द फंक्शन सॉल्वेंट और थिनर का मतलब क्या है, जब भी अपन को क्या करना, थिन करना हो, यानी अप्लाई करने के लिए अपन क्या है इसके ऊपर उसको थिनर कर रहे हैं। द फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट मेक टू पेंट इन थिन दैट इट कैन इजीली अप्लाइड, इससे आसानी से इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। एंड ऑल्सो हेल्प टू द पेंट इन पेनिट्रेट टू द पोरस सरफेस, पेंट जो भी पोरस सरफेस अपन कर रहे हो उसके अंदर आसानी से पेनिट्रेट हो जाए। मोस्ट कॉमनली जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो या तो स्पिरिट ऑफ टर्बाइन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, नेप्था भी कई बार यूज किया जाता है सॉल्वेंट के टर्म में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अगर कई टर्म कई बार पूछी जाती है वो होती है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ये क्या होता है, तो पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट in the paint to total volume of non-volatile constant of the paint. The pigment volume concentration largely controls such factors as velocity, addition, undertone, hiding power, permeability and durability. Will increase the PVC of the gloss reduces. External की बात करें तो when added to paint to increase the in PVC value and thus decrease the gloss and velocity durability. नेक्स्ट जो आता है पेंट से रिलेटेड ही है वो क्या है, वार्निश है। वार्निश और पेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है भाई, पेंट स्ट्रेट सरफेस के ऊपर अपन क्या बनाते हैं, मेनली वार्निश को अप्लाई करते हैं। ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, एक रेजिनियस होता है जिसके अंदर लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, अल्कोहल, ये सारे क्या होते हैं वार्निश के अंतर्गत ही होते हैं। तो वार्निश के अंदर मेनली तो क्या होगा, एक रेजेंस होगा और दूसरा क्या होगा उसके अंतर्गत एक सॉल्वेंट को अपन मिला के चलते हैं। वार्निश एज ए little or no color transparent with no added pigment in opposite to the paints. It contains pigment and generally range from the opaque to the translucent. तो मेनली जो अब देखो पेंट के अंदर 5 कंपोनेंट थे, बेस हो गया, ड्रायर हो गया, सॉल्वेंट हो गया, कैरियर हो गया और पिगमेंट हो गया। तो वहीं इसके अंदर 3 होते हैं, सिर्फ रेजिन होता है, ड्रायर होता है और सॉल्वेंट होता है, रेजिन होते हैं। तो मेनली रेजिन्स के अकॉर्डिंग अपन गैस के अंतर्गत सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको अपन क्लासीफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट में बात करूँ इंग्रेडिएंट ऑफ वार्निश की, तो फर्स्ट हो गया अपना रेजिन्स। रेजिनियस सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, तो कॉमनली यूज रेजिन्स आर कोपाल हो गया, लैक हो गया, सेलेक हो गया, रोजिन्स हो गया। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द पाइन ट्री। रोजिन है वो मेनली पाइन ट्री से मिलता है और अदर में अंबर, मैजेस्टिक एंड गम ट्रेमर होता है। फिर सेकंड अपन ड्रायर के रूप में क्या यूज करते हैं भाई, ड्रायर का काम क्या होता है, एसिलेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। तो इसके लिए ड्रायर में वही लिथरेज, व्हाइट कॉपर या फिर लेड सल्फेट को यूज किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट भी इसके अकॉर्डिंग रेजिन्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। यदि मैं बात करूँ मेरे को यदि अंबर और कोपाल रीजन के टर्म में मिल रहा है, रीजन है, तो उस केस में मैं अपन बॉइल्ड लिंसीड ऑयल को इसके साथ मिलाऊंगा। यहीं यदि सॉफ्ट की मैं बात करूँ तो सॉफ्ट लैक या सेल लैक है, तो उसके अंदर मिथाइल स्प्रिट या फिर बाइन को अपन इसके अंदर सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। वहीं यदि मॉजेस्टिक गम, ड्राइमर या रोजेंस को अपन यूज करते हैं तो सॉल्वेंट के रूप में टर्पेंटाइन को यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल कई बार पूछे जाते हैं कि विल्सन लॉयड के साथ में कौन सा रेजिन यूज किया जाता है, इस रेजिन के साथ में कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जाता है। वो नेफ्टा के साथ में चीप वेराइटी ऑफ रेजिन्स मेनली यूज किए जाते हैं। अब वार्निश की अपन बात करें टाइप्स ऑफ वार्निश की, तो अकॉर्डिंग टू जो सॉल्वेंट अपन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसके वार्निश के टाइप्स है। जैसे ऑल वार्निश है, तो ऑल ऑयल वार्निश के अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी ऑयल्स एज ए सॉल्वेंट यूज किया, जैसे लिंसीड ऑयल को अपन यूज किया। वहीं स्प्रिट वार्निश के अंदर बात करें तो स्प्रिट ऑफ वाइन्स को यदि मैं यूज कर रहा हूँ एज ए सॉल्वेंट तो स्प्रिट वार्निश हो जाएगा। वहीं टर्पेंटाइन वार्निश की यूज कर रहा हूँ तो जहाँ टर्पेंटाइन को यूज कर रहा हूँ, या फिर जहाँ एज ए सॉल्वेंट यदि मैं वाटर को यूज कर रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा, मेरा वाटर वार्निश कहलाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डिस्टेम्पर की। डिस्टेम्पर क्या होता है, तो डिस्टेम्पर भी एक पेंट है जो पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है, जिसके अंदर वाटर होता है, चौक होता है और एक पिगमेंट को ऐड किया जाता है। इट इज बाउंड विद आइदर एनी ग्लू एंड एडिसिव क्वांटिटी टू कोहेजन रेजिन जस्ट कम्स टू द सॉलिडिफाइड मिल्क। तो इसके अंदर क्या हो गया, बेस व्हाइट टॉक हो गया, बेस के रूप में व्हाइट टॉक होता है, कैरियर के अंदर वाटर होता है, कलरिंग पिगमेंट इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो वो एक तरह से एक डिस्टेम्पर कन्वर्ट हो जाता है। मेनली ये जो यूज किया जाता है डिस्टेम्पर का प्लास्टिक सरफेस के ऊपर यूज किया जाता है, तो एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये मेनली पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, जिसको अपन पोस्ट पेस्ट में बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हॉट वाटर के साथ में मिक्स कर दिया जाता है बिफोर यूज।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पेंटिंग के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट व्यू से, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन फेडिंग। तो फेडिंग का सीधा सीधा सा है कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर इज नोन एज द फेडिंग, यानी कि जैसे जैसे धीरे धीरे अपना क्या है पेंट का जो कलर है वो क्या हो जाता है, लाइटर होता हुआ चला जाता है। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है भाई, फेडिंग कहलाता है, मेनली सनलाइट की वजह से होता है। फिर अपन बात करते हैं फ्लेकिंग या पीलिंग की। तो इट रिजल्ट्स ड्यू टू द पुअर एडिशन पॉइंट पील टू द पील ऑफ द फ्रॉम द सरफेस। यदि पेंट के अंतर्गत और जो सरफेस है जिसके ऊपर अपन कर रहे हैं बेस है, उसके ऊपर यदि प्रॉपर एडिशन नहीं हो, उसके बीच प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनता है, तो उस केस में ये डिफेक्ट अब जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लिस्टरिंग। तो मेनली जब वाटर वेपर इसके अंदर एंट्रैप्ट हो जाते हैं, जब अपन पेंटिंग अप्लाई कर रहे हैं तो उस तरह से अपन यहाँ देखो अपन बबल्स दिख रहे हैं, तो ये अपना जो लॉस जो डिफेक्ट कहलाता है वो ब्लिस्टरिंग कहलाता है। ये अपन का एडिशन लॉस हो गया वो क्या कहलाएगा, फ्लैकिंग कहलाएगा। और ये फेडिंग हो गई वो क्या कहलाता है भाई, फेडिंग हो गया। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ब्लूम की। तो फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस ऑन फिनिश सरफेस ड्यू टू द बैड वेंटिलेशन और डिफेक्टिव पेंट। यदि पेंट डिफेक्टिव है तो उसकी वजह से यदि कुछ वेंटिलेशन डिफेक्ट ये तरह से अपन दिखने लग जाए तो ब्लूम कहलाता है। रनिंग क्या होता है, द मेन रन बैक लीव्स सम एरिया सरफेस अनकवर्ड अकर्स टू सरफेस टू थिकी पेंटेड। यानी कहीं पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा यदि अपन ने अप्लाई किया पेंट को और कहीं से सरफेस रह गया अनकवर्ड रह गया विदाउट पेंटिंग, तो वो अपना रनिंग डिफेक्ट कहलाएगा। ब्रिंकलिंग के अंदर क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा अपन थिक लेयर को अपन पेंट करते हैं, ठीक है, ओरिजिनल सरफेस इज सो थिक पेंटेड एंड रिंकल्स विल अकर। तो इस तरह से अपन को यदि पेंट के अंदर रिंकल्स दिख रहे हैं तो वो रिंकलिंग इफेक्ट हो जाएगा। ग्रीनिंग की बात करूं, द फाइनल कोट में यदि सफिशिएंट पेंटेड सरफेस, द फाइनल कोट इनसफिशिएंट टू बैकग्राउंड द पेंट सरफेस, यानी अपन ने जो फाइनल सरफेस लगाया यदि पूरी तरह से पूरी को नहीं ढक पा रहा है, यानी जो अंदर की जो लेयर है पूरी तरह से कवर्ड नहीं हो पा रही, तो वो अपना जो डिफेक्ट है वो ग्रीनिंग कहलाएगा। एफ्लोरेंस की बात करें तो जब व्हाइट पाउडर डिपॉजिट हो जाता है सरफेस के ऊपर, जैसे अपन ब्रिक की तरफ अपन देखा था तो व्हाइट डिपॉजिटेड होता है, वो एफ्लोरेंस होता है। बस मार्क में अपन क्या है जो पेंटिंग कर रहे हैं यदि अपन बहुत ज्यादा थिन पेंट कर दिया फिर पुअर क्वालिटी का अपन यूज कर लिया तो ब्रश मार्क्स उसके अंतर्गत जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पेंट एंड वार्निश के अंतर्गत उसके अंदर आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीन जो मेन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कई बार, बिटुमिन, एस्फाल्ट एंड tar। तो बिटुमिन, एस्फाल्ट और टार। तो जो बिटुमिन है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, एस्फाल्ट सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है, टार मिनरल टार के पाया जाता है। तो व्हाट इज द बिटुमिन, बिटुमिन इज स्टिकी ब्लैक हाईली विस्कस लिक्विड सेमी सॉलिड फ्रॉम द पेट्रोलियम। तो मेनली ये डिस्टिलेशन से मिलता है, पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से ही अपन को मिलता है बिटुमिन। एस्फाल्ट में क्या होता है, एस्फाल्ट के अंदर बिटुमिन और सैंड एग्रीगेट का एक कंपोजिट बना दिया जाता है तो वो एस्फाल्ट कहलाता है। तो बिटुमिन कहाँ से हुआ, मेनली डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम नेचुरली अवेलेबल इन एस्फाल्ट। कोल तार की मैं बात करता हूँ तो कोल तार कहाँ से मिलता है, ये कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दोनों प्रोसेस याद करना है। डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम से तो अपन बिटुमिन मिलेगा, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से अपन को क्या मिलेगा, कोल तार मिलेगा। तो ये नॉर्मल रेंज टेम्परेचर की बात करता हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कोल तार उस सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट के अंदर हीट का अपन मेनली 130 से 175 डिग्री तक अपन हीट करते हैं बिटुमिन को, तब अपन इसको यूज करते हैं। मेनली दो तरह से यूज किया जाता है, पेविंग ग्रेड में यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड आर्टिफिशियल फील्ड के अंदर अपन पेविंग यूज कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल ग्रेड के अंतर्गत अपन इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग बनाने या वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर बनाने के अंतर्गत भी इसको बिटुमिन को यूज किया जाता है। अब अपन बात करते हैं बिटुमिन के टाइप्स में। ब्लून बिटुमिन मेनली जो ऑप्शन होता है बाई पासिंग द एयर अंडर प्रेशर ऑफ हायर टेम्परेचर थ्रू द बिटुमिन। यदि बिटुमिन के अंतर से अपन बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर के अंदर एयर हायर टेम्परेचर पे एयर को पास कराएं तो वो अपन जो बिटुमिन मिलेगा उसको अपन क्या कहेंगे, बिटुमिन ब्लून कहेंगे। और ये मेनली कहाँ यूज किया जाएगा, रूफिंग के अंतर्गत, डैम प्रूफिंग के अंतर्गत और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसफाल्ट के अंदर मेनली इसको यूज किया जाता है, फिर जहाँ जॉइंट फेलर के अंदर यूज किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कटवर्क बिटुमिन की। तो कटवर्क बिटुमिन के अंदर अपन क्या करते हैं कि it obtained by fluxing of asphaltic bitumen presence of some suitable liquid distillate in coal tar और पेट्रोलियम। कोल tar पेट्रोलियम में जब अपन क्या कर देते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्वेंट इसके अंदर मिक्स कर दें, इसकी विस्कोसिटी को यदि कम कर दिया जाता है तो इस तरह से अपन को क्या है कटवर्क बिटुमेन बनाया जाता है, और इसका जो यूज है मेनली रोड कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत, सॉइल के स्टेलाइजेशन के अंतर्गत किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं प्लास्टिक बिटुमेन की। इट कंसिस्ट ऑफ बिटुमेन ऑफ थिनर एंड सुटेबल इनर मटेरियल, यानी बिटुमेन प्लास्टिक के अंदर अपन क्या किया थिनर मिला दिया और सुटेबल इनर मटेरियल अपन इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो एड इनर फिलर है वो 40 to 45% करते हैं, और जो मेनली क्रैक को फिल करने के काम में किया जाता है। ठीक है, कोई भी लीकेज हो रहा है उसको रोकने के लिए, फिर मेसन एक्सचेंजर के अंदर क्रैक को यदि प्रिवेंट करना है तो वहाँ पे अपन प्लास्टिक बिटुमिन को यूज करते हैं। फिर अपन बात करते हैं स्ट्रेट रन बिटुमिन। तो इट इज द बिटुमिन बीइंग डिस्टिल्ड टू डिफाइन विस्कोसिटी एंड पेनिट्रेशन विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट। ये अपना क्या हो जाएगा, स्ट्रेट रन बिटुमिन हो जाएगा। यदि प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन के अंदर जैसे विस्कोसिटी हो गया फर्स्टली, विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो एट द लोअर टेम्परेचर बिटुमिन हैज अ ग्रेट विस्कोसिटी एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बॉडी
while the increase in temperature, the viscosity between decreases and passes to the liquid state. विस्कोसिटी टेम्परेचर को डायरेक्टली डिपेंड करती है। कम टेम्परेचर के ऊपर तो क्या होती है, जो बिटुमेन है एज ए सॉलिड की तरह बिहेव करता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे अपन इसको लिक्विड टेम्परेचर राइज करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। डक्टिलिटी की बात करता हूँ, डक्टिलिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर and group composition of nature of structure. Viscous bitumen contains solid paraffins at low temperature, very ductile. तो जब भी अपन बिटुमेन बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक पैराफिन मिक्स करते हैं तो वो डक्टिलिटी को सॉफ्ट, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। सॉफ्टनिंग पॉइंट की बात किया जाता है तो बिटुमेन नीड टू सफिशिएंट फ्लूइडिटी बिफोर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन, तो इसके अंतर्गत एक सफिशिएंट फ्लूइडिटी होनी चाहिए जब इसको स्पेसिफिक, जब अपन किसी पर्पज से अपन इसको यूज कर रहे हैं। रेजिलेंस capable to the absorbing the shock and accommodate itself to movement of the structure due to the temperature and settlement of the shrinkage। फिर अपन बात करते हैं टार की, तो देखो बिटुमेन तो अपन को मिल रहा था डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड से, और टार अपन को मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर या फिर कोल तार के। तो मेनली जो तार है उसके 5 ग्रेड पाए जाते हैं, जैसे RT1 हो गया तो वो सरफेस पेंटिंग और एक्सेप्शनली कोल्ड वेदर कंडीशन के अंदर इसको यूज किया जाता है। RT2, ठीक है, रोड टार सेकंड है, इसको मेनली पेंटिंग और नॉर्मल कंडीशन यूज किया जाता है। RT3 को पेंटिंग और रिन्यूएबल कोट के अंदर यूज किया जाता है। RT4 को प्रीमिक्सिंग टार मैकेनिज्म के अंदर यूज किया जाता है, और RT5 ग्राउटिंग के अंतर्गत यूज किया जाता है। तार के अंदर कोल तार हो सकता है, बोर्ड तार हो सकता है, मिनरल तार हो सकता है। तो मिनरल तार ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिन सेल्स एंड प्रोवाइडिंग द टार। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं एस्फाल्ट की। तो एस्फाल्ट क्या था, बिटुमिन के अंदर अपन क्या कर दिया था, फाइन एग्रीगेट और इनर्ट मटेरियल को इसके अंतर्गत मिक्स कर दिया था। तो एस्फाल्ट इज ए नेचुरल आर्टिफिशियल मिक्सचर इन विच बिटुमिन एसोसिएटेड विद द इनर्ट, इट इज ब्लैक ब्राउज कलर इन द कलर, एंड टेम्परेचर इसका जो रेंज होता है वो 15 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इट इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉफ्ट होता हुआ चला जाता है, और जैसे अपन हीट का जैसे कूल होगा तो ये हार्डन स्टेट के अंतर्गत होने लग जाता है। मेनली आजकल पेविंग में एसफाल्ट को ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये सारे टॉपिक खत्म हो गए BMT के।